हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द बैटल ऑफ जंगसारी इस साउथ कोरियन फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। साल है 1950 का। रशिया की मदद से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया था और बस एक ही महीने के अंदर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की सीमा के काफी अंदर तक आने में कामयाब हो चुका था। तब साउथ कोरिया डिसाइड करता है कि 3 अलग अलग नॉर्थ कोरियंस के ठिकानों पर ये लोग अटैक करेंगे और उनको पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। नॉर्थ कोरियंस ने साउथ कोरिया के जंगसारी बीच पर भी कब्जा जमा लिया है और साउथ कोरिया वहां भी हमला करने की ठान लेता है, पर इसके लिए उनके पास कोई भी ट्रेन्ड सोल्जर्स की टुकड़ी नहीं बची है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनके पास जितने भी स्टूडेंट सोल्जर्स हैं उनको लेकर वो लोग बीच पे हमला करेंगे। और उनके पास टोटल 772 स्टूडेंट सोल्जर्स हैं, जिनको सिर्फ 2 हफ्तों की ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट सोल्जर्स किसी भी तरीके के वॉर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और अब ये लोग शिप में बैठकर जंगसारी बीच की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अभी टाइम हुआ है रात के 11 बजे। इनका प्लान ये है कि वॉर शिप्स और फाइटर प्लेन्स पहले अटैक करेंगे जंगसारी बीच पर और उसके बाद इनकी बटालियन बीच से 200 मीटर की दूरी पर ही रुकेगी और बोट से बीच के ऊपर जाएगी या तैर के बीच के ऊपर जाएगी। और अगर किसी वजह से वॉरशिप ने आर्टिलरी फायर नहीं किया और फाइटर प्लेन्स ने भी अटैक नहीं किया तो इनको बीच पर जाना ही होगा और अपना मिशन आगे कंटिन्यू करना होगा। और ये सब चीजें इनको सवेरा होने से पहले करनी होगी। अगर दिन निकल आया तो ये वॉर शुरू होने से पहले ही साउथ कोरियंस के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरियंस की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। फिर मॉर्निंग के लगभग 4 बजने को आते हैं। इनका शिप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाला है, पर बाहर वेदर बहुत ही ज्यादा खराब है और बारिश भी हो रही है। इस वजह से वॉरशिप से और एयरफोर्स से इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तभी वो लोग बीच के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं और अपनी शिप का इंजन भी ऑफ कर देते हैं, पर लगातार कोशिश करने के बावजूद भी उनका कांटेक्ट वॉरशिप से नहीं हो पा रहा है। और तभी अचानक से बीच की तरफ से इनकी शिप के ऊपर हमला शुरू हो जाता है और सभी स्टूडेंट सोल्जर्स को पानी में उतरकर बीच की तरफ जाने के लिए निकलना पड़ता है। पर इनके पास सिर्फ 4 ही रबर बोट्स है जिसके ऊपर बैठ के ये किनारे तक पहुंच सकते हैं और बीच से इनकी तरफ लगातार फायरिंग हो रही है। 4 में से 2 बोट्स रोप्स लेकर निकलती है ताकि शिप से लेकर किनारे तक दोनों साइड से रोप बांध दी जा सके और उस रोप के सहारे समंदर से बाकी स्टूडेंट्स तैर कर किनारे तक पहुंच सके। पर ये काम इतना आसान नहीं था। लगातार इनकी तरफ टैंक से फायरिंग की जा रही है। इसमें बोट तो तबाह हो ही रही है, साथ ही वॉर शुरू होने से पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट सोल्जर भी मारे जा रहे हैं। ऐसे में एक स्टूडेंट जिसका नाम है चोई संग पिल, वो स्कूल में स्विमर था, तो वो एक रोप लेता है और किनारे तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है और फायरिंग से किसी तरीके से बचते बचाते बीच तक पहुंच जाता है और रोप को बांधता है और बाकी स्टूडेंट सोल्जर्स को आने में आसानी होती है। पर लगातार फायरिंग के बीच स्टूडेंट्स मारे जा रहे हैं। इसी बीच में एक पल ऐसा भी आता है जब स्टूडेंट्स की हालत देखी नहीं जाती। वो अभी किसी भी वॉर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इनकी एज भी सिर्फ 17 साल के आसपास है। ये मिशन इनके लिए सुसाइड मिशन साबित हो रहा है। तभी सवेरा होने के आसार नजर आते हैं और पीछे से यूएन के 4 फाइटर प्लेन्स आते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये प्लेन्स आकर वहां पर बॉम्ब गिराकर चले जाते हैं और यूएस का सपोर्ट इस लड़ाई में साउथ कोरियंस को बस इतना सा ही मिलता है। बाकी की लड़ाई इन स्टूडेंट सोल्जर्स को अपने दम पर लड़नी होगी और जीतनी होगी। उसके बाद सवेरे के 7 बज जाते हैं और दोनों तरफ के जवान एक दूसरे पर वार करने के लिए घात लगाकर बैठ जाते हैं, पर नॉर्थ कोरियंस की पोजीशन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। फिर ये लोग अपना एक प्लान बनाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है और एक ग्रुप वहीं पर रुका रहेगा कवर फायर देने के लिए और नॉर्थ कोरियंस का ध्यान भटकाने के लिए, और बाकी 2 ग्रुप्स अलग अलग साइड से नॉर्थ कोरियंस के पीछे से जाकर उन पे हमला करेंगे और उनको खत्म करेंगे। और इस रणनीति में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं और जंगसारी बीच पर फिर से अपना कब्जा बना लेते हैं। तो आज की लड़ाई इस तरीके से स्टूडेंट सोल्जर्स ने जीत ली है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत सारे स्टूडेंट सोल्जर्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब चीजों के बीच में उन लोगों का रेडियो खराब हो चुका है। उसे ठीक करने की वो लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन रेडियो ठीक नहीं होता है और ये लोग अपने बारे में खबर अपने साथियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसीलिए इनके 2 लोग रबर बोट को लेकर हेडक्वार्टर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि ये लोग उनको अपनी खबर दे सके और इन तक बारूद और खाना पहुंचाया जा सके और ये स्टूडेंट सोल्जर्स इस बीच से बाहर निकल सके। अगले दिन शाम तक और 2 नॉर्थ कोरियंस की रेजिमेंट इनकी तरफ इन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है और उनके साथ लड़ने के लिए साउथ कोरियंस के पास बारूद नहीं बचा है। इनके पास खाने पीने के लिए भी कोई राशन नहीं है, इसीलिए ये लोग पास के गांव में जाकर थोड़े से चावल मांग कर लाते हैं, पर इनके पास उन चावलों को पकाने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। इनके आसपास सिर्फ समंदर का खारा पानी है और ये स्टूडेंट्स मजबूरी में उसी खारे पानी में चावल को पकाते हैं और खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी इन चावलों को नहीं खा पाते हैं। लेकिन उनमें से एक मोटा लड़का है जो इन खारे पानी में पके हुए चावलों को भी खा रहा है और बाकी सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो ये चावल कैसे खा पा रहा है। अभी तक ये लोग अपना कांटेक्ट अपने हेडक्वार्टर से नहीं कर पाए हैं, तो इनके कमांडर डिसाइड करते हैं कि इससे पहले कि नॉर्थ कोरियंस आकर इन पे अटैक करें, इन लोगों को नॉर्थ कोरियंस पे अटैक करने की तैयारी करनी चाहिए और ये चुपके से उनके ऊपर हमला करने की योजना बनाते हैं। लेकिन इनके पास इनका बारूद खत्म हो चुका है, लेकिन वहाँ पर नॉर्थ कोरियंस की गाड़ियाँ और बारूद पड़ा हुआ है, तो ये लोग डिसाइड करती है कि उन्हीं की चीजों को लेकर उन पे हमला किया जाएगा। फिर ये सभी लोग नॉर्थ कोरियन सैनिकों का यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं और उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ से नॉर्थ कोरियंस इनकी तरफ आने वाले हैं। उस रास्ते में एक टनल है। इनका प्लान ये होता है कि इस टनल में वो लोग बारूद लगा देंगे और जब नॉर्थ कोरियंस इस टनल के अंदर घुस जाएंगे तो ये लोग वो टनल को उड़ा देंगे। फिर ये लोग नॉर्थ कोरियंस के ही गाड़ी और बारूद लेकर टनल तक पहुंच जाते हैं और टनल को उड़ाने का इंतजाम करने लग जाते हैं। इनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था कि तभी नॉर्थ कोरियंस वहां तक आ पहुंचते हैं। जल्दबाजी में ये लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते वहां पर एक वायर निकल चुका था और उसे फिक्स करने के चक्कर में एक सोल्जर वहीं पे फंस जाता है और नॉर्थ कोरियंस वहां पे आ पहुंचते हैं। लेकिन उसने नॉर्थ कोरिया का ही यूनिफॉर्म पहन रखा था, इसीलिए उनको इसके ऊपर ज्यादा शक नहीं होता है और तभी फायरिंग शुरू हो जाती है और टनल को भी उड़ा दिया जाता है। इस बार भी नॉर्थ कोरियंस के पास ज्यादा तादाद में सैनिक थे, उनके पास हथियार भी अच्छे और ज्यादा थे, उनके पास टैंक्स भी थे। बावजूद इसके उन्हें वहां से भगाने में साउथ कोरियंस कामयाब हो जाते हैं और इस तरीके से स्टूडेंट सोल्जर इस लड़ाई में भी जीत जाते हैं। लेकिन इस जीत में भी इनके कई सारे स्टूडेंट सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी है। फिर हम देखते हैं कि इनके पास बिल्कुल भी खाना नहीं है। सभी लोग लगभग 2 दिन से भूखे हैं, इसीलिए इनके कमांडर इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को पास की बस्ती में जाकर कुछ खाना ढूंढने के लिए कहते हैं और जब ये स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ पर उनको 2 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मिलते हैं, तो उन्हें ये लोग उनका खाना शेयर करने के लिए कहते हैं और वो लोग भी इन पे ज्यादा शक नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने नॉर्थ कोरिया का ही यूनिफॉर्म पहन रखा था। फिर वहाँ पर उन दोनों नॉर्थ कोरियन में से एक नॉर्थ कोरियन चोई का कजन भाई निकलता है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं एक दूसरे को मिलकर। इन दोनों की फैमिली काफी लंबे समय पहले बिछड़ गई थी। चोई की फैमिली साउथ कोरिया में शिफ्ट हो गई थी और उसकी भाई की फैमिली नॉर्थ कोरिया में ही रह गई थी। फिर चोई और उसके साथी इन दोनों को प्रिजनर्स बनाते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं। काफी दूर आने के बाद चोई इन सब से कहता है कि इन दोनों को हम यहीं पे एक पेड़ से बांध देते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। उनके ग्रुप में एक की हारून नाम का लड़का होता है, तो वो चोई से कहता है कि तुम जासूस हो, तुम दुश्मन देश से बिलोंग करते हो, मुझे तुम पे पहले से ही शक हो रहा था, इसीलिए तो तुम इन दुश्मनों को मारने की बजाय जाने दे रहे हो। इस तरीके से चोई और की हारून में बहस हो जाती है। इसी दौरान उन दोनों में से एक प्रिजनर भागने की कोशिश करता है और उसको इनके ग्रुप का एक लड़का गोली मार देता है। तभी चोई का कजन एक सोल्जर की गन छीन लेता है और दूसरा सोल्जर चोई के कजन को भी गोली मारता है और चोई के कजन की मौत वहीं पे हो जाती है। इस घटना से चोई बहुत बौखला जाता है। चोई और की हारून में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर शांत होने के बाद चोई अपने परिवार की आपबीती सुनाने लगता है और बताता है कि उसके माता पिता, उसकी बहन
उसका पूरा परिवार एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था जब वो साउथ कोरिया शिफ्ट हो रहे थे, और वो स्टूडेंट सोल्जर इसलिए बना ताकि वो अपने परिवार को इंसाफ दिला सके। लेकिन अब उसके कजिन को भी इस वॉर ने छीन लिया है। ये सुनकर कि हारून बहुत इमोशनल हो जाता है और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और फिर सभी स्टूडेंट सोल्जर सवेरा होते ही वापस अपनी बटालियन के पास आ जाते हैं, खाने का इंतजाम किए बिना ही। सभी स्टूडेंट सोल्जर बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे हैं। और फिर आखिरकार इनका खत मिलने के बाद इनके लिए एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में बैठकर सिर्फ इनका कमांडर जाता है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि इनको इस तरीके से यहाँ पर भूखा प्यासा कब तक रहना पड़ेगा। उसके बाद रात हो जाती है और की हारून चोई के पास आ जाता है। उन दोनों में थोड़ी सी बातें होती है और उसके बाद की हारून चोई से माफी भी मांगता है और फिर अपने बचपन की कहानी बताने लगता है। उसके 11 सगे भाई बहन हैं। इस वजह से उसे कभी भी उसके माँ बाप का प्यार अच्छे से नहीं मिल पाया। उसके माँ बाप को उसके होने या ना होने से कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसको कभी स्पेशल अटेंशन नहीं मिला। यहाँ तक कि उम्र के 7 साल तक वो अपने रिश्तेदारों के पास पला बड़ा था, और वो स्टूडेंट सोल्जर इसीलिए बनना चाहता था ताकि जब वो वापस जा सके तो उसकी फैमिली में उसको इज्जत और प्यार मिल सके। और इतना बोलकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर अगले दिन इनका कमांडर इनके लिए बहुत सारा खाना और एक नया रेडियो लेकर आता है ताकि उनको किसी से भी कांटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और काफी लंबे समय के बाद ये सभी स्टूडेंट सोल्जर्स खाना खा के बहुत खुश हो जाते हैं और इनके अंदर एनर्जी भी आ जाती है। फिर इनके कमांडर इनको बताते हैं कि कल शाम 6 बजे तक इनको इवैक्यूएट करने के लिए शिप्स आएंगी, लेकिन नॉर्थ कोरियन की एक रेजिमेंट इनकी तरफ इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ रही है, तो इन लोगों को उस अटैक के लिए भी रेडी रहना होगा। और अगले दिन वैसा ही होता है। इनका शिप ठीक 6 बजे पहुंच जाता है इनको लेने के लिए, और ठीक उसी समय पर नॉर्थ कोरियंस की एक रेजिमेंट भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही कमांडर फ्लेयर गन चलाकर इशारा करते हैं, यूएस बैटलशिप नॉर्थ कोरियंस पे आर्टिलरी फायर शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सोल्जर्स के 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। पहले ग्रुप में ज्यादातर जख्मी स्टूडेंट सोल्जर हैं, जिनको पहले शिप पे चढ़ाया जाएगा, और दूसरा ग्रुप इनको कवर फायर देगा। पर शिप किनारे से बहुत ज्यादा दूर है, तो ज्यादातर स्टूडेंट तैरकर नहीं जा सकते, स्पेशली वो स्टूडेंट जो घायल है। नॉर्थ कोरियंस भी अपने टैंक से बीच पर लगातार घमासान फायरिंग कर रहे हैं, और शिप में चढ़ते चढ़ते और शिप तक पहुंचते पहुंचते कई स्टूडेंट्स घायल हो रहे हैं और कई स्टूडेंट्स मारे भी जा रहे हैं। पर अभी बस कुछ ही स्टूडेंट शिप में चढ़ पाए थे कि शिप का डोर क्लोज होने लगता है। कमांडर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। फिर कमांडर अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए रोप से चढ़कर आने के लिए कहते हैं, और सारे स्टूडेंट्स रोप से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी हो पाते। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शिप पे चढ़ने का मौका मिल सके, इसीलिए कुछ स्टूडेंट सोल्जर्स बीच पर ही आखिर तक फायर करते रहते हैं और नॉर्थ कोरियन से लड़ते रहते हैं। और उन्हीं में से एक चोई और एक की हारून भी था। पर आखिरकार एक ऐसा पल आ जाता है जब बीच पे बचे हुए सारे स्टूडेंट सोल्जर्स को मार दिया जाता है, और की हारून और चोई भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कहकर शहीद हो जाते हैं। और यहीं पर नॉर्थ कोरियंस की जंगसारी बीच पर जीत के साथ साथ जंगसारी का बैटल भी खत्म हो जाता है। उन 772 में से काफी कम स्टूडेंट शिप पर चढ़ पाए थे और वापस अपने घर पर लौट पाए थे, और ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने वतन के लिए इस बैटल में शहीद हो चुके थे। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।